हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमारे वेव के रिगार्डिंग, जैसे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड, फेज एंड फेज डिफरेंस। लेकिन इन टॉपिक पर जाने से पहले पिछले कुछ क्लासेस का डिस्कशन एक बार दोहरा लिया जाए, एक बार कर लिया जाए। पिछले क्लासेस में हम आपको बताए थे कि मान लीजिए ये कोई दीवार है और इस दीवार के इस एंड पर हमने अगर कोई धागा बांधा और इस धागे के एंड पर अगर कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया तो क्या होता है, धागा का यहाँ का जो पार्टिकल है ये पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर मीन पोजीशन पर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर मीन पोजीशन पर आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर मीन पोजीशन पर आता है, मतलब ऑसिलेशन करता है। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर देखते हैं आगे वाला पार्टिकल भी इसी तरीके से ऊपर जाता है, नीचे आता है, मीन पोजीशन पर आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, मीन पोजीशन पर आता है, ऑसिलेशन करता है। फिर देखते हैं कि इसके आगे वाला पार्टिकल ऊपर जाता है, नीचे आता है, मीन पोजीशन पर आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, मीन पोजीशन पर आता है। इसी तरीके से यहां पर का भी पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर देता है और हम कहते हैं कि डिस्टरबेंस हमने जो यहां प्रोड्यूस किया, ये डिस्टरबेंस क्या हो रहा है, यहां पहुंच रहा है, मतलब डिस्टरबेंस का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, डिस्टरबेंस का क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है। लेकिन पार्टिकल जो है अपने ही स्थान पर क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो यही जो प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस की आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के कारणवश कहते हैं कि तरंग उत्पन्न हो रहा है। क्या कहते हैं, तरंग उत्पन्न हो रहा है। इसी को ना वेव बोलते हैं। वेव क्या है, वेव इज जस्ट प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस। वेव में क्या होता है, डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरे जगह जाता है, लेकिन पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही क्या करता है, ऑसिलेशन करता है। इनके बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में काफी चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, अगर इस पार्टिकल का जो ऑसिलेशन कर रहा है, इस पार्टिकल का जो ऑसिलेशन कर रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया जाए तो आप बताइए, t बराबर 0 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा, फिर कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा। एक ऐसा समय आएगा कि पार्टिकल कहां पहुंचेगा, यहां। ये पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। फिर कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल फिर नीचे आएगा, फिर कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल नीचे आएगा, फिर एक ऐसा समय आएगा कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर लौट जाएगा। फिर कुछ समय के बाद पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे जाएगा। फिर कुछ समय के बाद पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे जाएगा। फिर कुछ समय के बाद पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे जाएगा। ये सबसे नीचे जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। फिर कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल ऊपर आएगा, फिर कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल ऊपर आएगा, फिर एक ऐसा समय आएगा कि पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, मीन पोजीशन पर लौट जाएगा। तो पार्टिकल मीन पोजीशन से चला और मीन पोजीशन पर लौटा, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। अच्छा ये बताओ, पार्टिकल मीन पोजीशन पर जब है, t बराबर 0 सेकंड पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 2 सेंटीमीटर हुआ, सपोज करो। तो मान लेते हैं कुछ सेकंड के बाद, ये टाइम है, कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 2 सेकंड का हुआ, 2 सेंटीमीटर का हुआ। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां पर हम प्लॉट किए, इस पर्टिकुलर सेकंड पर पार्टिकल 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, तो 2 सेंटीमीटर इस सेकंड पर पार्टिकल का ये हम पॉइंट को प्लॉट कर दिए। उसके बाद फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद पार्टिकल का मान लेते हैं, कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल का मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर हुआ, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर यहां से इस पर्टिकुलर सेकंड पर, तो पार्टिकल को हम लोग यहां पर प्लॉट कर लिए। उसके बाद एक ऐसा समय भी आएगा कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे अधिक होगा। इसको हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कहते हैं। पार्टिकल यहां पहुंच गया इस पर्टिकुलर सेकंड पर, आ रहा मेरा बात समझ। फिर क्या होगा, कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल अपने मीन पोजीशन की तरफ लौटेगा, कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल क्या होगा, अपने मीन पोजीशन की तरफ लौटेगा। तो कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ लौटेगा, नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा, पार्टिकल मान लो यहां पहुंचा, ठीक है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि पार्टिकल कहां पहुंचेगा, मीन पोजीशन पर, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इन
पॉइंट्स का जो लोकस होगा, इसको अगर जोड़ा जाए तो बताइए एक ऐसा बनेगा, कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी तरीके से फिर क्या होगा, कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा, पार्टिकल यहां पहुंचेगा, मीन पोजीशन के नीचे, मतलब निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। एक ऐसा समय भी आएगा जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नीचे में सबसे ज्यादा होगा, नीचे में सबसे ज्यादा होगा, पार्टिकल यहां पहुंचेगा। फिर कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल फिर ऊपर जाएगा मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। तो कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल देखिए मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, पार्टिकल यहां पहुंचेगा। फिर कुछ सेकंड के बाद पार्टिकल, एक ऐसा समय भी आएगा जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर लौट जाएगा। तो एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर लौट जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 0 हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को भी जोड़ते हैं, इन सारे पॉइंट्स को भी जोड़ते हैं, तो बताइए ऐसा कर्व बनता है कि नहीं बनता है? बोलिए, बनता है। फिर क्या होगा, फिर ये अगला ऑसिलेशन होगा, तो फिर ये अगला ऑसिलेशन का कर्व बनेगा। तो ये एक पार्टिकल का इसी तरीके से जितना बार ऑसिलेशन होगा, आप उतना बार क्या कीजिएगा, इसको रिपीट करता जाइएगा। पार्टिकल यहां पर मीन पोजीशन पर है और यहां पर मीन पोजीशन पर लौट गया, यहां से चलना शुरू किया और यहां पर लौट गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं वन ऑसिलेशन कर्व। क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन कर्व। क्लियर है? आ रहा मेरा बात समझ में अच्छा से? तो अब देखिए, इस एक ऑसिलेशन कर्व में पार्टिकल का ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का डिफिनेशन यहीं से आता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेशन। पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसके मीन पोजीशन से ड्यूरिंग इट्स ऑसिलेशन, ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। चाहे ऊपर की बात हो चाहे नीचे की बात हो। आ रहा मेरा बात समझ में? इस ऑसिलेशन में, ये एक ऑसिलेशन है, ये एक वाइब्रेशन है, इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसको ए कैपिटल ए से, स्मॉल ए से या आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड एक वेव का क्या है? देखिए, इसको हम लोग कहते हैं वन ऑसिलेशन या वन वेव भी कहा जाता है। ऐसे भी कहते हैं कि ये एक ऑसिलेशन है या एक वेव भी है, ऐसा भी आप कहते हैं। वन ऑसिलेशन इज वन वेव, इसको याद रखिएगा। वन ऑसिलेशन इज वन वेव। तो बताइए, ये एक वेव है, इसके बाद ये दूसरा वेव है, इसके बाद ये तीसरा वेव आएगा, इसके बाद ये चौथा वेव आएगा, ऐसे ही वेव आते चला जाएगा। पार्टिकल जितनी बार ऑसिलेट करेगा, तो हमको बताइए, एक वेव, ये एक वेव है, फिर यही वाला जो सेम वेव है, यानी कि सेम ऑसिलेशन कर्व है, फिर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां से लेके यहां तक मान लीजिए टाइम लगा t, तो फिर यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगा? t। तो इस t टाइम के बाद ये वन वेव अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिए, इस t टाइम के बाद ये वन वेव अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। फिर t टाइम के बाद ये वन वेव अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड वह समय है, वह वक्त है जिसके बाद वेव अपने आप को रिपीट करता है, ऑसिलेशन अपने आप को रिपीट करता है। तो टाइम पीरियड का डिफिनेशन हो गया, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये एक ऑसिलेशन है, इसमें लगने वाला वक्त, या टाइम टेकन बाय अ वेव टू रिपीट इट्स मोशन। ये वेव क्या रहा? अपने आप को रिपीट किया, तो इतने समय के बाद ही ये वेव अपने आप को दोबारा दोहराएगा। इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है बताइए? वन बाई टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये बताइए, मान लेते हैं एक सेकंड में 5 बार ऑसिलेशन हो रहा है, 5 बार वेव अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। तो इसी नंबर ऑफ रिपीटेशन को पर सेकेंड हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ रिपीटेड मोशन ऑफ ए वेव पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिपीटेड मोशन ऑफ ए वेव पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको वन बाई टाइम पीरियड भी कहा जाता है। वेवलेंथ क्या है बताइए? ये एक टाइम पीरियड है कि नहीं है? ये एक टाइम पीरियड है कि नहीं है? तो इस टाइम पीरियड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। वेव का लेंथ, ये यहां से यहां तक वेव है,
तो यहां से यहां का जो लेंथ होगा इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, या सिंपली कहा जाता है ये क्या है बताइए, क्रेस्ट है, ये भी क्या है बताइए, क्रेस्ट है। तो इन दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इन्हीं को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, या इन दो ट्रफ का जो डिस्टेंस है इन्हीं को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेवलेंथ क्या हो गया, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन वन टाइम पीरियड, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे डेफिनेशन को बाय हार्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा वेवलेंथ का डेफिनेशन। वेव स्पीड क्या होता है, वेव स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, distance traveled by wave in 1 second is wave speed, distance traveled by wave in one time period is called wavelength। वेव स्पीड और वेवलेंथ दोनों अलग अलग चीज है। बताइए एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, लैम्डा, तो बोलेंगे लैम्डा इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी, and this is the distance covered by in wave in 1 second, lambda by t is the wave speed। तो वेव स्पीड को बोलते हैं लैम्डा बाई टी और 1 बाई टी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वेव स्पीड क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव स्पीड। तो याद रखिएगा वेव स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए बोर्ड पर जो भी चीज लिखा हुआ है वीडियो को पहले पॉज कीजिए सटासट और उसके बाद फटाफट इसको लिख लेने का काम कीजिए और एकदम याद कर लेना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको याद कर लेना है। और हम समझ गए कि ये ग्राफ आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये साइन का ग्राफ है, इसलिए इस तरीके के वेव को हम लोग साइनोसॉइडल वेव भी कहते हैं। याद रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। आ रहा मेरा बात समझ में अच्छा से। चलिए अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फेज एंड फेज डिफरेंस के बारे में। स्टूडेंट्स तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेज एंड फेज डिफरेंस के बारे में। देखिए वेव मोशन में क्या होता है, वेव मोशन में पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है और पार्टिकल के ऑसिलेशन का जो लोकस है वही ना ये कर्व है। और ये जो कर्व है, इस कर्व का जो पैटर्न है ये बिल्कुल साइन कर्व के जैसा है। इस कर्व का जो पैटर्न है वो किसके जैसा है, साइन कर्व के जैसा है, इसलिए इसको साइनोसॉइडल बोल सकते हैं। और ये पार्टिकल का लोकस है उस समय जब वेव फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको साइनोसॉइडल वेव फॉर्म भी हम लोग कहते हैं। इस कर्व का इक्वेशन जो है y बराबर साइन थीटा है, y बराबर साइन थीटा है। अब हमको बताओ थीटा जब 90 डिग्री होता है तो y का वैल्यू क्या होता है, +1, थीटा 180 डिग्री तो 0, थीटा 270 डिग्री तो -1। पढ़े ही होंगे ये सब, पढ़े होंगे ये सब मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा 90 डिग्री पर 1 होता है, 0 पर 0 होता है, 180 पर 0 होता है, 270 पर -1 होता है, 360 पर फिर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पढ़े होंगे है ना। 60 डिग्री पर कुछ होता होगा तो यहाँ पर आ गया, 80 डिग्री पर कुछ होता होगा तो यहाँ पर आ गया। इन सबको जोड़ के एक ऐसा कर्व बनता है जिसको हम लोग साइन कर्व कहते हैं। अब देखो फेज क्या है, ये एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। फेज क्या है, तो देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर पार्टिकल के पास कितना एंगल है, इसी को हम लोग फेज कहते हैं। द एंगल पोजेस्ड बाय द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। इस पर्टिकुलर स्थान पर पार्टिकल के पास कितना एंगल है, इसी को फेज कहते हैं। इस पर्टिकुलर स्थान पर पार्टिकल के पास कितना एंगल है, पार्टिकल के पास कितना एंगल है, इसी को हम लोग फेज कहते हैं। तो फेज का परिभाषा हो गया एंगल पोजेस्ड बाय ए वेव एट एनी पोजीशन, एंगल पोजेस्ड बाय ए वेव एट एनी पोजीशन इज कॉल्ड फेज। फेज डिफरेंस क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक साउंड सोर्स है, ये भी एक साउंड सोर्स है। साउंड वेव निकालता है ना कोई भी सोर्स, तो इसका ये साइनोसॉइडल कर्व निकला, इस साउंड सोर्स का भी ये एक साइनोसॉइडल वेव कर्व निकला। अब बताइए
दोनों साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का इस पर्टिकुलर स्थान पर इसके पास भी एंगल कितना 90 डिग्री, इसके पास भी एंगल कितना 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेव सेम फेज में है। इसके पास भी फेज कितना 90 का है, इसके पास भी फेज कितना 90 का है। मतलब इन दोनों के बीच में फेज का कोई अंतर नहीं है, फेज डिफरेंस 0 हो गया। लेकिन अगर ये वेव फॉर्म है और ये भी एक वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म मान लीजिए हम बोले और मेरे बाद कोई और सोर्स बोला, तो जब हम बोले तो मेरा वेव तो आगे चलने लगा और जो बाद में बोला उसका वेव क्या होगा, पीछे से चलने लगा। तो अब इस पर्टिकुलर स्थान पर बात करेंगे, इसके पास जो फेज है वो 90 का है और इसके पास जो फेज है वो 270 का है इस पर्टिकुलर स्थान पर। तो अब यहां पर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, इसका फेज 90, इसका फेज 270। तो 270 माइनस 90 इन दोनों वेव के बीच का क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस कहलाएगा। द डिफरेंस बिटवीन फेज ऑफ टू वेव एट एनी पोजीशन इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इस पर्टिकुलर पोजीशन पर इस वेव का और इस वेव का फेज का जो डिफरेंस है उसी को फेज डिफरेंस कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन से। इसके पास मान लीजिए फेज डिफरेंस फाई वन है, इसके पास मान लीजिए फेज डिफरेंस फाई टू है। तो फेज कितना है, इसके पास मान लीजिए फाई है, इसके पास फेज है, इसके पास फेज है फाई वन, इसके पास फेज है फाई टू। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो फाई होगा वो होगा फाई टू माइनस फाई वन। आई होप आप लोगों को सारे टेक्निकल टर्म समझ में आ गए होंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है, वेव स्पीड क्या होता है, फेज क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है। अब इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और हम लेंगे जिसमें हम आपको सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पढ़ाएंगे, बीट फॉर्मेशन बता देंगे, है ना। तो ये आपका वेव वाला चैप्टर खत्म होगा, फिर हम लोग ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। कल ही उसका वीडियो भी हम दे देंगे। आज भर हम थोड़ा सा बिजी थे, कॉलेजेस में एग्जाम था आपके सीनियर लोग का, अब समाप्त हो गया है तो हम भी फ्री हो गए। अब वीडियो